दिन है, लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वेनेजुला की कमान अब डेल्सी रॉड्रिग्स को मिल गई है। वेनेजुला के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया है। इससे पहले अमेरिका ने रात के अंधेरे में ऑपरेशन चलाकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया को उनके घर से पकड़ लिया था। दोनों को न्यूयॉर्क मैनहट्टन के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। अमेरिका में वेनेजुला में कई जगह बमबारी भी की, जिससे कई लोगों की मौत हुई है। ऑपरेशन के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरा ऑपरेशन 30 मिनट से भी कम वक्त में पूरा कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका वेनेजुला के लिए शांति, आज़ादी और न्याय चाहता है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कंपनियां अब वेनेजुला में तेल निकालने और बेचने के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर खर्च करेंगी और पैसे से वेनेजुला का विकास होगा। As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. अमेरिका और वेनेजुला में तनाव के बीच सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। रूस और चीन के समर्थन से कोलंबिया ने 15 सदस्यीय परिषद की बैठक का अनुरोध किया था। वेनेजुला में अमेरिकी ऑपरेशन के बाद कई देशों में रह रहे वेनेजुला के लोगों ने जश्न भी मनाया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में वेनेजुएलाई मूल के लोगों ने सड़क पर उतरकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया। बोलीविया में भी वेनेजुएलाई मूल के लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। वेनेजुएला में मौजूदा तनावपूर्ण हालात पर भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और भारतीयों को वेनेजुएला की यात्रा से बचने की सलाह दी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के पकड़े जाने पर दुनिया के ताकतवर देशों ने प्रतिक्रिया दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिका की कार्रवाई की सराहना की है। मैक्रों ने कहा कि वेनेजुएला के लोग मादुरो की तानाशाही से मुक्त हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में बदलाव शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलाव में लोगों की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका की कार्रवाई की सराहना की। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को स्वतंत्रता और न्याय के पक्ष में उनके साहसिक और ऐतिहासिक नेतृत्व के लिए बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने इसे अमेरिका के बहादुर सैनिकों की शानदार कार्रवाई बताया। निकोलस मादुरो के पकड़े जाने की कार्रवाई को रूस ने सशस्त्र आक्रामकता कहा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की और मादुरो के साथ ही उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की भी मांग की। जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिका की कार्रवाई का समर्थन किया। स्टारमर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ब्रिटेन मादुरो को अवैध राष्ट्रपति मानता था और मादुरो के शासन का अंत होने पर उन्हें कोई दुख नहीं है। वहीं चीन ने अमेरिका की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। चीन ने अमेरिका की कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो अमेरिका की कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हैं। और अखिलेश सुमन, जो इस समय वेनेजुएला में संकट चल रहा है, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच का जो टकराव है उस पर और बात करने के लिए अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, सबसे पहली बात, देश के बड़े छोटे तमाम देशों ने और खासकर कई मुद्दों पर जब हम पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बटा हुआ देखते हैं, वो बटी हुई दुनिया भी वेनेजुएला पे जो कार्रवाई अमेरिका की रही है उसको लेके अलग अलग प्रतिक्रिया है। कुछ इसकी निंदा कर रहे हैं, कुछ इसका समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ जो किया है, अगर संप्रभुता के पैमाने पर देखा जाए तो ये कितना सही और गलत दिखता है? देखिए, वेनेजुएला में एक बोलिवारियन क्रांति हुई थी, जिसको कि कह सकते हैं कि लैटिन अमेरिका इलाके का एक लेफ्ट मूवमेंट था जिसने कि वहाँ क्रांति की और उसके बाद शावेज बने थे। उसके बाद वेनेजुएला में ये राष्ट्रपति बने मडुरो। निकोलस मडुरो एक स्ट्रांग लीडर के रूप में जाने जाते हैं और स्ट्रांग लीडर जब होता है तो उसके कई दुश्मन भी खड़े होते हैं, देश में भी और दुनिया में भी।
उन्होंने जो पिछले दिनों चुनाव कराए थे, उन चुनावों पे कई तरह के आरोप थे, जिसके कारण पश्चिमी दुनिया उनसे काफी नाराज थी। तो ये सारे कारण हैं, आंतरिक कारण है, जिसकी वजह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति बाहर कुछ देशों के बीच में काफी अलोकप्रिय थे। कुछ देशों में उनकी जो स्ट्रांग लीडरशिप है, और खास करके जो एंटी अमेरिकन पोजीशन लेते थे, एंटी अमेरिकन पोजीशन के कारण भी उनकी लोकप्रियता थी। जैसे रूस और चीन जैसे देशों में, खास करके ईरान भी उनको पसंद करता था। लेकिन मडूरो कोशिश ये कर रहे थे कि वो अमेरिका के साथ एक कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट करे। इधर के दिनों में वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे थे। हालांकि इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसको सेफ पैसेज देने की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। लेकिन बाद के दिनों में उन्हें यह महसूस होने लगा कि लगता है खतरा बढ़ रहा है, इसीलिए निगोशिएशन में जाना चाहिए अमेरिका के। और अमेरिका ने बाद में, अमेरिका को लगा कि निगोशिएशन में जाने से अच्छा है कि मडूरो को सीधे हटा ही दिया जाए। तो अब जो स्थिति है कि मडूरो को गिरफ्तार करने के न्यूयॉर्क में लाया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा, उनके जेल में बंद किया गया है उनकी पत्नी के साथ। तो दो तरह की बातें इसमें आ रही हैं। एक तो यह है कि किसी भी देश का किसी दूसरे देश में जाके उस देश के नेता को, उस देश के शीर्षस्थ नेता को, वहां के राष्ट्रपति को उठाकर लाना उनकी पत्नी के साथ, यह निश्चित तौर पे एक किसी भी देश की संप्रभुता का हनन माना जाता है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। जो भी इसे सही ठहरा रहे हैं, वो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि वो अमेरिकन खेमे के हैं, अमेरिका के एलाई हैं, जो इन्हें सही ठहरा रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका के डायरेक्ट एलाई नहीं है, वो सही नहीं ठहरा रहे। या तो कुछ देश चुप है, या कुछ देश इसकी कटु आलोचना कर रहे हैं। तो दुनिया निश्चित तौर पे दो भागों में बटी है। और सवाल देखो रितु, सिर्फ इसका नहीं होता है कि आपने एक देश में क्या किया। यह परिपाटी नहीं बननी चाहिए, और यह परिपाटी बन सकती है। जिस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर एक समय करती थी, बहुत ताकतवर ब्रिटिश एम्पायर था, और वो जाके कहीं भी सत्ता परिवर्तन करा लेती थी, उस देश पर कब्जा कर लेती थी। तो वो डर एक दुनिया के छोटे छोटे देशों में है कि कहीं इसी तरह की परिपाटी अगर बन गई, डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह का करते रहे, तो सबकी संप्रभुता खतरे में पड़ेगी। और कोई भी राष्ट्र जिसका मतभेद हो जाएगा अमेरिका के साथ, तो उसके खिलाफ इस तरह के कार्रवाई कर सकती है। निश्चित तौर पे जब डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात में कहा कि उनकी तेल कंपनी आ जाएगी, वहां जाके तेल निकालेगी और तेल निकाल के दुनिया भर में बेचेगी, तो आप समझ सकते हैं कि एक बिजनेस मोटिव है। और बिजनेस मोटिव है कि वहां के जो संसाधन है, जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है तेल, वहां का 300 बिलियन बैरल तेल वहां है। हाँ हाँ, तो खनिजों का संसाधन भी है। तो वहां जाके इस तरह की बात खुलेआम कहना निश्चित तौर पे ये दिखाता है कि इरादे कुछ और भी है। सिर्फ ये नहीं है कि मडूरो ने उनके यहाँ नार्को टेररिज्म किया, इरादे ये भी है कि वहां के जो संसाधन है, उन संसाधनों पे कब्जा किया जाए। और आज के आधुनिक युग में इस तरह की स्थिति कि बिना निगोशिएशन किए हुए, बिना एग्रीमेंट के, एमओयू साइन किए हुए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए, आप सीधे किसी देश के नेता को उठाते हैं और कहते हैं कि हमारी कंपनियां वहां जाएगी और व्यापार करेगी, इससे वहां उस देश के लोगों को फायदा होगा। निश्चित तौर पे इसे संप्रभुता का हनन ही माना जा सकता है, इसके अलावा और कुछ बात नहीं है। जी जी अखिलेश जी, अमेरिका का जो अगर पिछला इतिहास भी हम देखें तो कई देशों के साथ अमेरिका का इस तरह का एक अपना पूरा अंदाज रहा है। और क्या आपको ऐसा लगता है कि वैश्विक राजनीति में अमेरिका ने कूटनीति को सशस्त्र आक्रामकता के साथ बदल दिया है? अब जो बातें पहले कूटनीति के स्तर पर रहती थी, अब उससे आगे बढ़कर अमेरिका एक नई परिपाटी स्थापित कर रहा है। हालांकि ये एक तरह से चरित्र और प्रवृत्ति अमेरिका की पहले से रही है। देखिए, जब ब्रिटिश एम्पायर खत्म हुआ, उसके बाद से दुनिया के जो ताकतवर देश थे, खास करके पश्चिमी देश थे, जिनका हर जगह कहीं ना कहीं कॉलोनी था, हर जगह कॉलोनी से वो वापस निकल गए। अब किसी देश के पास कोई कॉलोनी नहीं बची थी, ना ब्रिटेन के पास, ना फ्रांस के पास, किसी और पश्चिमी देश के पास नहीं। पुर्तगाल भी जैसे छोटे छोटे देश भी कॉलोनी बनाए हुए थे। तो डी कॉलोनाइजेशन का एक लंबा दौर चला, जिसमें कि जो दुनिया के देश थे वो आजाद हुए। अब उसके बाद जो आर्थिक जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, उस ग्लोबलाइजेशन ने दोनों सब देशों ने एक दूसरे को जाना। उसके बाद अब ये तीसरा दौर चल रहा है, जिसमें कि एक कह सकते हैं कि एक आर्थिक सोवेनिज्म का दौर है कि सब संसाधन जो है उन सबसे ज्यादा हमारे पास होने चाहिए। वो मोनोपोली क्रिएशन का एक दौर नया चल रहा है। और इसी मोनोपोली क्रिएशन के दौर में आपने देखा कि वेनेजुएला जैसे देश में जो इतनी संसाधन है, उनके साथ एग्रीमेंट किए बिना
आप संसाधनों के बारे में कह रहे हैं कि हमारी कंपनियां जाएगी, तो जी कूटनीति का नया अखिलेश जी, दौर, नया वेनेजुला दौर का है। भी जी। इतिहास रहा है, इससे पहले भी अमेरिका की इस तरह की आक्रामकता के सामने न झुकना। राष्ट्रपति चावेज के साथ भी कई लंबा दौर चला अमेरिका की इस तरह की तनातनी का, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो वेनेजुला में हो रहा है इस समय। ऐसे में सिर्फ अंत में एक सवाल, यूएनएससी की आपात बैठक की बात की है कोलंबिया ने, 15 सदस्यों के साथ प्रस्ताव दिया है। लगातार यूएनएससी जैसे संस्थाओं की प्रासंगिकता को लेकर सवाल उठता है। जब इस तरह का परिवर्तन, इस तरह का संप्रभुता पर खुला हमला होता है, ऐसे में यूएनएससी जैसे संगठन संस्थानों की मौजूदगी का क्या मजाक उड़ता है या उनकी कोई जरूरत दिखती है ऐसे में? देखिए, निश्चित तौर पे कल भी जो है वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति ने, वेनेजुएला के फॉरेन मिनिस्टर ने यूएनएससी की बैठक बुलाने की मांग की थी। उसके बाद कोलंबिया ने औपचारिक रूप से उसे किया। सोमालिया वहां की अध्यक्षता अभी कर रहा है। तो निश्चित तौर पे यूएनएससी, यहाँ तक कि रूस और चीन ने भी यूएनएससी की बात कही है कि यूएनएससी में बात करेंगे। निश्चित तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन इसमें एक खास महत्व यह है कि उसमें अमेरिका भी स्थायी सदस्य है और अमेरिका के पास भी वीटो पावर है। तो बहस तो निश्चित तौर पे होगी, और बहस में अमेरिका भी अपनी तरफ से तर्क देगा कि क्यों उन्हें वेनेजुएला में घुसना पड़ा और क्यों वहां के राष्ट्रपति को उठाना पड़ा। आपको याद होगा कि एक समय जो सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति थे, उसे भी जो है जॉर्ज बुश अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय के, उन्हें भी उसी तरह से हटाया गया था। उनके खिलाफ आरोप लगाया था कि उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो बाद में कहीं नहीं मिला। इन्होंने नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया है। ये सारी बातें निश्चित तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होगी। वीटो लगेगा, कोई प्रस्ताव शायद नहीं आ पाएगा क्योंकि अमेरिका वीटो लगाएगा, लेकिन निश्चित तौर पे एक संस्था है कम से कम जहां की इस बात में बहस तो होगी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन प्रभावी बहस हो और इसमें और ऐसे देशों की भागीदारी होनी चाहिए। इसीलिए भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव की बात करता रहा है कि ऐसे भी जो है कुछ और विकासशील देश है, जिसमें कि भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, ऐसे देश, ब्राजील है, इन देशों को भी और यूएनएससी में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि सिर्फ एक तरफ जो पलड़ा झुका हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का, वही स्थिति नहीं बनी रहे, नई स्थिति बहाल होनी चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पे यूएनएससी में बात होगी तो अमेरिका को भी कुछ न कुछ सुनना पड़ेगा, ये बात तो तय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी इस पूरी जानकारी के लिए वेनेजुएला के इस पूरे मसले पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद